नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये पहला लेसन है आज का। तो अगर इसके पहले मतलब चैप्टर नंबर 3 अगर नहीं पढ़े हो और क्लास अगर छूट गया है तो उसको देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ उससे रिलेटेड भी है। प्लस ये जो है ये तुम शेयर कर सकते हो अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो साइंस का हो या ना हो, वो नीट का तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, ये सभी के साथ कर रहे हैं। बिकॉज इसमें जो हम लोग डिस्कशन करेंगे ये जनरल बातें हैं और सभी को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इवन सिर्फ क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए नहीं, क्लास 9, 10, 11, 12 सभी को ये जानकारी रहना चाहिए, बिकॉज दिस टॉपिक इज जनरल टॉपिक। तो अभी तक में आए हैं सोनिया सेत्री। ओके, तो लेटेस्ट स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आगे का और बाकी स्टूडेंट्स आएंगे। इसमें जो हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यह हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें कि WHO के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द WHO के बारे में पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में हेल्दी होने का मतलब, ऐसा नहीं कि सिंपली अगर सेक्स ऑर्गन अगर हेल्दी है तो उसे हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहेंगे या रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहेंगे। यहाँ पर ओवरऑल हेल्दी से रिलेटेड है, तो कौन कौन सा हेल्दीनेस होना पड़ेगा, कौन कौन सा एस्पेक्ट्स में हेल्दी होना पड़ेगा। नंबर 1 फिजिकल एस्पेक्ट्स, मतलब शारीरिक रूप से हेल्दी होना पड़ेगा। नंबर 2 इमोशनल एस्पेक्ट, इमोशनली भी मेंटली भी अच्छा होना पड़ेगा, हेल्दी होना पड़ेगा, तब जाके वो हेल्दी कहलाएगा। गुड इवनिंग सौरभ देवनाथ। बिहेवियरल हेल्थ मतलब बिहेवियरल एस्पेक्ट, तो बिहेवियरल ढंग से भी उसे हेल्दी होना पड़ेगा। एंड सोशल एस्पेक्ट, मतलब ये WHO के अनुसार ये 4 एस्पेक्ट है। अगर ये चारों एस्पेक्ट में एक कैंडिडेट हेल्दी है तभी उसे रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहेंगे। अब यहाँ पर सिंपल है, अगर हम लोग फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल की बात, तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन, सेक्स गैमीट्स वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है उससे रिलेटेड है। शारीरिक रूप से अगर हेल्दी है तो हेल्दी है। एक तो ये हो गया। तो इसमें होता है क्या कि अभी तुम लोग देखते भी होगे, सुनते भी होगे कि कई जगह स्टेरिलिटी का केस आता है, कई सारा नेचुरल प्रॉब्लम के कारण एवं आर्टिफिशियल प्रॉब्लम के कारण। तो कई प्रकार का ऐसा केसेस होता है जिसमें कि कैंडिडेट्स या सभी कोई फिजिकली हेल्दी नहीं होता। कट इट, अगर फिजिकली हेल्दी है तो अब दूसरा आता है इमोशनल एंड बिहेवियरल और साथ में सोशल भी। अपने को बिहेवियरल, ये बिहेवियरल एस्पेक्ट कैसे माना जाएगा, जैसे कि मान लो कि तुम कहीं पर अगर एक टर्म यूज होता है, कोई अगर टर्म यूज करता है सेक्स, तो एक अपने में हम लोग की ऐसी सोच है कि अगर टर्म यहाँ पर यूज हुआ सेक्स तो एक अलग ही सोच आता है, एक अलग ही इमोशनल एंड बिहेवियरल एक्टिविटीज हो जाता है। अपने एक इंडिया में, पार्टिकुलरली इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री में एक टैबू सिस्टम है, सेक्स से रिलेटेड ही टैबू है बना हुआ। तो यहाँ पर ये हमारा सोशल एस्पेक्ट की बात है। हमारे सोसाइटी में सेक्स टर्म को टैबू माना गया है, हमारे में बात करना भी इसके ऊपर गुनाह है, एक तरह से कह सकते हैं बात करना भी इसमें अलाउड नहीं है, जबकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इमोशनल एस्पेक्ट भी है इसमें। इमोशनल में क्या होता है कि तुम लोग का जो एज है, जैसे एडोलेसेंट, गुड इवनिंग विराज, तो जो तुम लोग का एज है पार्टिकुलरली एडोलेसेंट का एज, जिस समय से कि सेक्सुअल मैच्योरिटी आता है बच्चों में, जो कि सेक्सुअल मैच्योरिटी 12 साल से लेके 14 साल के आसपास में हो सकता है, 12 से 14, 15, लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा कम टाइम में कम उससे अर्ली मैच्योरिटी, सेक्सुअली मैच्योरिटी मतलब एडोलेसेंट के पीरियड में आने लग जाता है। तो यहाँ पर अभी के टाइम में पार्टिकुलरली ये बात करना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब सेक्सुअल चेंजेज होता है एडोलेसेंट पीरियड में, प्यूबर्टी का रास्ते पे जब जाता है तो कई सारा कैंडिडेट्स में, बच्चों में चेंजिंग आता है। फॉर एग्जांपल्स एक्ने वगैरह का बनना, इमोशनल डाइवर्जेंस होना, बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, और इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है इस सिचुएशंस में, जैसे कि कील मुहासे का फॉर्मेशन होने लगता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने लगता है, लड़कों में बियर्ड्स वगैरह का फॉर्मेशन होने लगता है, लड़कियों में ब्रेस्ट वगैरह का फॉर्मेशन होने लगता है। तो वहाँ पर एक इमोशनल
इम्बैलेंसेस आना स्टार्ट हो जाता है, हार्मोनल चेंज होता है इस जगह पे, जो कि इसका एक इम्पोर्टेंट कारण होता है हार्मोनल चेंज, और साथ ही साथ उसी के साथ में कुछ बिहेवियरल चेंज में आता है। तो अगर ये सारा चीज में वो हेल्दी है कोई पर्सन, तो ही WHO के अनुसार उसे रिप्रोडक्टिव हेल्दी कहेंगे। तो ओवरऑल कहें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ यहाँ पर कोई एक एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पर सारा एस्पेक्ट देखेंगे, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, ये सारा एस्पेक्ट्स यहाँ पे शामिल होगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? A society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex-related aspects might be called reproductively healthy। ये उसी का डेफिनेशन है WHO का, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी नॉर्मल है, साथ ही साथ उसका नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंटरेक्शंस एमंग देम है, मतलब आपस में इसके प्रति, सेक्स के प्रति अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी बिहेवियरल चेंजेज नहीं आता। ऐसे तुम लोग के साथ भी कुछ वैसा ही है, हमारा सोसाइटी ही ऐसा है, हमारा सोशल सिस्टम ही ऐसा है कि यहाँ पर खुल के बात नहीं होता है इसके ऊपर, तुम लोग भी जानते हो। हमारे कल्चर में ही ऐसा नहीं है, हमारे कल्चर में ही है कि इसको एक टैबू बनाया गया है, इसके ऊपर बातें नहीं किया जाता। अगर कोई ये टर्म यूज कर दिया तो इसको काफ़ी बुरा माना जाता है। जैसे कि कुछ दिनों से तुम लोग का क्लासेस चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो जो हमारा क्लासरूम है जहाँ से कि तुम लोगों को बताते हैं, तो आसपास से जब रास्ते से होते हुए कुछ आदमी लोग जाता है तो वो भी कारण कि वो लोग भी सुनता है तो कुछ कुछ बातें करते हुए जाता है जो कि सुनाई पड़ता है। तो हमारा कल्चर कुछ ऐसा है, हमारी सोसाइटी कुछ ऐसा है कि दूर से भी कोई अगर टर्म सुन गया तो उनको लगता है कि पता नहीं है सर क्या पढ़ा रहे हैं ऐसे सभी को पता है आई एम बायोलॉजी टीचर, तो हमारा, लेकिन तुम लोग देखे होगे या तुम लोग जस्ट न्यू कैंडिडेट्स हो, न्यू हो इस क्लास में, जो पुराने हो तुम लोगों में से जानते होगे कि मैं सभी क्लासेस में अगर NCERT में दिया हुआ है, अगर तुम्हारे बुक में दिया हुआ है तो मैं क्लियरली विदाउट हेजिटेशन बताया करता हूँ, स्कूल्स में भी, कॉलेजेज में भी, और जहाँ पर भी मुझे, इवन ऑनलाइन में भी जब मुझे मौका मिलता है, मेरे में कोई हेजिटेशंस नहीं होता, मैं ओपनली बताता हूँ, क्योंकि जो NCERT का बुक लिखा है वो हम लोग से बहुत बड़े हैं, हम लोग से बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, तो जाहिर सी बात है ये अभी ज़रूरी है, अभी उसकी ज़रूरत है, तभी तो यहाँ पर ये चीज़ बुक में दिया हुआ है। वो काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी एक्सपीरियंसेस के बाद वो लिखा है, मतलब यहाँ पर बताना ज़रूरी है, और इसीलिए मैं भी बताया करता हूँ। इवन और भी लोगों को, और भी टीचर्स को भी ज़रूरत है कि इसके ऊपर खुल्लम खुल्ला ओपनली इसके ऊपर बातें करें, तभी जाके इसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ हेल्दी हो सकता है। अभी आगे चल के हम लोग और भी देखेंगे कि एक हमारे सिस्टम में कुछ खराबी है जिसे कि हमें बदलना है, तुम्हें बदलना है, और ख़ास करके जब डॉक्टर बनोगे तो तुम स्पेशल गेस्ट इनवाइटेड होगे, या तो खुद से जाके ये जो टैबू बना हुआ है, ये जो अंधविश्वास बना हुआ है, ये सबसे रिलेटेड इसको ख़त्म करना है, तभी जाके, क्योंकि अगर हेल्दी होना है तो सिंपली फिजिकली हेल्दी होने से नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होने का मतलब फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल सभी एस्पेक्ट में हेल्दी होना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। अब ये सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या इसकी स्ट्रेटजीज है। India was among the first countries in the world to initiate action plans and programs at national level to attain total reproductive health as a social goal. इंडिया उन कंट्री में से नंबर 1 पे था, उन कंट्रियों में से बिलोंग करता था जो कि शुरुआती दौर से, स्टार्टिंग से ही फैमिली प्लानिंग पे जोर दिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सोशल गोल के रूप में एक्सेप्ट किया। पता है तुम्हें, ये 1951 में ही, देश आज़ाद हुआ था 1947 में, और 1951 से ही इंडिया में इस डिजाइन का प्रोग्राम चल रहा है कि सोशल गोल को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एज ए सोशल गोल लिया। नो डाउट बहुत लेवल तक अचीव भी किया गया, लेकिन जहां तक अचीव करना चाहिए था उसका 50% भी अचीव नहीं कर सका। आज भी आपस में बातें करना, इसके ऊपर डिस्कशन करना पाप माना जाता है, आज भी ऐसा सिचुएशन है, तुम्हें पता है। लेकिन तुम स्टैटिस्टिक्स देखो कि अगर ये वही कंट्री है जहाँ का कल्चर है कि इसके ऊपर सेक्स से रिलेटेड आपस में बातें तक नहीं किया जाता, ये वही कंट्री है
यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स जब देखोगे तो प्री मैरिज प्रेगनेंसी का केस कितना ज़्यादा होता है, प्री मैरिज प्रेगनेंसी अबॉर्शंस का केस कितना ज़्यादा होता है, कितना प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी होता है और कितना प्रीमेच्योर डेथ भी होता है, ये तुम देखो स्टैटिस्टिक तो पता चलेगा। जो टॉप मोस्ट कंट्रीज है जहाँ पर कि प्रीमेच्योर डेथ होता है लड़कियों का बिकॉज ऑफ द प्रीमेच्योर प्रेगनेंसीज, ये तुम्हें उन टॉप कंट्रीज में से मिलेगा तुम्हें इंडिया। तो ये क्यों, हमारा तो कल्चर भी नहीं है इसके ऊपर बातें करना, हमारा कल्चर भी नहीं है। तो फिर जब कल्चर में ही नहीं तो फिर ऐसा काम कैसे हो गया, मतलब बातें करना अलाउड नहीं है हमारे कल्चर के अनुसार, लेकिन काम करना अलाउड है क्या, नहीं ना। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस टैबू। ये जो बात करना अलाउड नहीं है हमारे में, तो मैं किसी कल्चर और ये सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर है कि अगर किसी में कुछ बुराइयां हैं, कुछ उससे अफेक्ट नहीं हो रहा, पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है, तो उसे कुछ लेवल तक तो अपने आप में चेंजिंग लाना पड़ेगा। और ये चेंजिंग लाएगा कौन, न्यू जनरेशन, तुम्हारे जैसे लोग लाएगा, हमारे जैसे लोग लाएगा। ये पुराने लोगों को अगर कहोगे बदलने के लिए तो नहीं बदलने वाला है। तो ओवरऑल कहें कि अगर हमारा कल्चर में जो बातें करना अलाउड नहीं है, हमारा अगर टर्म अगर कोई सुन लेता है, तुम लोग भी अगर जो मैं जो बोला करता हूं, तुम लोग जो मेरे बातों से डायरेक्टली जो सुना करते थे, सारा टर्म को मैं यूज करता, जबकि तुम लोग फ्यूचर डॉक्टर हो, तो तुम लोग फ्यूचर डॉक्टर हो, उसके बावजूद भी जब तुम लोगों को बता रहा हूं तो तुम लोगों को एक अनईजी सा फील हो रहा है, बहुत सारे लोगों को अनईजी फील होता है। एम आई राइट? सौरभ, विराज, सोनिया, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? अनईजी फील होता है ना, अनईजी फील होता है। अगर अनईजी फील होता है तो लाइक करो जल्दी से, ऐसे ऑलरेडी लाइक किया हुआ है, ठीक है। थम्स अप का फिगर भेजो, थम्स अप का फिगर भेजो अगर अनईजी फील होता है तो। अगर यू एग्री विथ मी देन थम्स अप, इफ यू आर नॉट एग्री विथ मी देन थम्स डाउन, ओके। If you agree with me, thumbs up. If you don't agree with me, then thumbs down. Okay, let us move. तो इसको अचीव करना पड़ेगा। ये रुकेगा कैसे, जब अब वो टैबू छुपाने की दिन गया, अगर अभी भी छुपाते रहेंगे तो ये जो दिनों दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी का और प्री मैरिज शादी से पहले ही प्रेगनेंसी और एबॉर्शंस का ये जो केसेस आ रहा है, डेथ हो रहा है, ये तभी खत्म होगा जब अब आए साथ मिलके सभी बातें करें, तब जाके ये होगा कि किससे क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, कैसे करना चाहिए, तब जाके क्लियर होगा। तो ये चैप्टर जो है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये हम लोग 5-6 क्लास में पढ़ेंगे और ये सारे एस्पेक्ट्स को एक एक करके डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि आज कई सारा कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड भी पढ़ेंगे, इससे कई सारा प्रकार का बीमारियां भी फैलता है उसे भी हम लोग देखेंगे, इसको कैसे रोका जाता है ये भी देखेंगे, साथ ही साथ ब्यूटीफुल सर्जरीज एंड एनिमेशन का भी यूज करेंगे, जो कि तुम्हें फील कराएगा और तुम्हारे में जोश दिलाएगा कि जल्दी से, क्योंकि अब तुम लोगों को मेडिकल कॉलेज में जाने में ज़्यादा समय नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन इन द ईयर 2022 एंड यू आर द फ्यूचर डॉक्टर। सो अब तुम्हें जाना आसान बनाएगा और जोश और जुनून लाएगा एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो दिस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम was initiated in India in the year 1951. Improved programs covering wider reproduction related areas are currently in operations. अभी जो है ये जो पहले जो चल रहा था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, उससे ज़्यादा इम्प्रूव्ड वे में अभी चल रहा है, जो कि अभी उसका नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर दैट इज RCH प्रोग्राम। बच्चों तुम लोगों को ये जो एब्रीविएशंस है, बायोलॉजी में बहुत सारा एब्रीविएशंस आएगा, इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए भी आ जाता है एग्जाम में, इसीलिए तुम लोग एक अलग से सीट बना लोगे जिसमें कि इसे लिखते रहोगे और एक दो बार बीच बीच में देख लोगे ताकि सभी कुछ याद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इसके पहले वाले स्लाइड पे देखे थे WHO, ऐसे तुम लोगों में से सभी को जानते होगे, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो लिख लेना है ताकि तुम्हें याद हो, ठीक है। जैसे RCH फैमिली प्लानिंग का ही करेंट नेम है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ओके। तो
ये वही है हमारे यहाँ, ये हमारा ही देश है जो कि बरसों से, जिस समय तुम बच्चे थे, इवन तुम तो छोड़ो, जिसमें मैं बच्चा था उस समय से मैं इस फिगर को देख रहा हूँ। अच्छा, तुम लोगों में से बचपन में, मतलब बहुत पहले, अभी नहीं, अभी तो मैं दिखला रहा हूँ, तुम लोग में अभी के पहले इस फिगर को कौन कौन देखे हो, हाथ उठाओ तो। अभी से पहले जो जो इस फिगर को ऑलरेडी देख चुके हो, हाथ उठाओ तो। कौन कौन पहले देख चुके हो? कहीं ना कहीं तो जरूर देखे होगे इस फिगर को, गारंटी है इस बात की। तो अगर याद है तुम्हें कि इस फिगर को, हो सकता है ये डिजाइन थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन तुम लोग कभी इस डिजाइन का फिगर, हम दो हमारे दो, तो इसका कौन कौन है, हाथ उठाओ तो। तुम लोग में से कौन कौन देखे इस फिगर को, हम दो हमारे दो, ये यही है इसको, ये काफी फेमस है स्लोगन, हम दो हमारे दो। हिंदी में रहता है हम दो हमारे दो, ये इसी से पॉपुलर है। तो तुम लोग में से कोई नहीं देखा है, ओके गुड, ऐसे देखे हो मुझे। अच्छा, सौरभ देवनाथ देखा है, और कोई देखे हो इस फिगर को, हम दो हमारे दो? जल्दी से हाथ खड़ा करो तुम लोग, जल्दी से भैया, जल्दी से। अच्छा चलो, एक ही देखे हो, लेकिन हो सकता है तुम्हें याद ना हो, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर फिगर है। पहले के समय में टेलीविज़न वगैरह पे भी देता था। जब तुम लोग कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वगैरह अगर जाते हो तो वहाँ पर देखना दीवार में ये फोटो बना हुआ है, या कोई भी सिविल हॉस्पिटल जाओ, कोई भी सिविल हॉस्पिटल जाओ, देखो वहाँ पर ये दीवार पे बना हुआ होगा, हम दो हमारे दो। अभी भी ये 1951 में स्टार्ट हुआ था और अभी भी यही चल रहा है, हम दो हमारे दो। लेकिन सबसे खास बात है, आज तक लागू नहीं हो पाया, ये आज तक लागू नहीं हो पाया। अगर ये लागू हो जाता, अगर लोग इसे अच्छे तरीके से समझ लेता, अगर इसे लोग अच्छे तरीके से समझ लेता, तो गारंटी है हमारे इंडिया का पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता। लेकिन भैया हमारे इंडिया का प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हुआ, इवन ओवर पॉपुलेशन हो गया है, एक्सप्लॉयजन की सिचुएशन में आ गई है। नौ, अब ये जो मेन है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम, इसका मेन मुद्दा क्या है, ये किस चीज को लेके आगे बढ़ रहा है? नंबर 1, सेक्स एजुकेशन। तो ये जिस समय से कि सेक्स एजुकेशन की जरूरी है, टीवी में देखा था, बिल्कुल सरबदाना, टीवी में भी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वगैरह जो होता है या सिविल हॉस्पिटल वगैरह होता है वहां पर भी रहता है। तुम देखोगे कई सारा बुक में, तुम लोग ध्यान नहीं दियोगे, तुम्हारे बुक में भी ये फिगर बना हुआ था, और पहले 9 या 10 में तुम लोग देखे होंगे। ओके, सेक्स एजुकेशन। अब क्या है, सेक्स से रिलेटेड एजुकेशन, मतलब इसके बारे में जानकारी शुरू से ही आना चाहिए बच्चों को। और कब, किस एज के बच्चों से? तो तुम्हारा क्या कहना है, तुम लोगों का क्या कहना है, किस एज के बच्चों से, मतलब किस क्लास से ये सेक्स एजुकेशन दिया जाना चाहिए स्टूडेंट्स को? अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, तुम लोगों का क्या कहना है, किस क्लास से ये होना चाहिए सेक्स एजुकेशन? फास्ट, किस क्लास के बच्चों से स्टार्ट हो जाना चाहिए? तुम लोग, यू आर फ्यूचर डॉक्टर, इसीलिए तुम लोग एक गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए सिटीजन एंड गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, तुम लोग को अगर ये देना चाहिए, तो तुम लोग के ओपिनियन के अनुसार ये किस क्लास से स्टार्ट हो जाना चाहिए सेक्स एजुकेशन? तुम लोगों को 7 क्लास से, सौरभ देवनाथ का कहना है 7 क्लास से, ओके। और नहीं, एक्चुअली है कि ये जो स्टार्ट करना होगा सेक्स एजुकेशन, कहीं ऐसा ना हो कि इसका निगेटिव असर पड़ जाए। मतलब अच्छा ही, मैं विराज के अनुसार क्लास 9 से स्टार्ट करना चाहिए, ओके। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका पॉजिटिव के बजाय निगेटिव कुछ और चीज वो लोग एक्सप्लोर करने लग जाए बच्चे को, मतलब उस लेवल से बताना चाहिए। तो सेक्स एजुकेशन उस समय से देना चाहिए जिस समय की उसकी नीड है, जिस समय उसमें फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो रहा है, हार्मोनल चेंजेज हो रहा है। तुम लोगों का भी हुआ था डेफिनेटली। तो इस समय क्या होता है, हमारा इंटेलिजेंस हमारे हार्मोन के कंट्रोल में चला जाता है, और उसी के ऊपर तो तुम लोगों को कंट्रोल करना होता है। तो अगर सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता, अगर छुपाया जाता है बच्चों से, अगर ये चीज़, सोनिया का कहना है क्लास 6-7 से होना चाहिए,
ओके, अगर ये चीज बच्चों से छुपाया जाता है तो छुपाने का परिणाम क्या होता है कि सही ढंग से डेवलप नहीं होता और बच्चे दूसरे के कांटेक्ट में आके इसके बारे में गलत जानकारियां ले लेता है और वो बहक जाता है, रास्ता भटक जाता है और कुछ और करने लग जाता है, कुछ और खोजने लग जाता है। बिकॉज हियर इन द केस ऑफ द चिल्ड्रंस हार्मोनल चेंज इज गोइंग ऑन, और ये हार्मोनल चेंजेज बच्चों के मानसिक बोले तो इंटेलिजेंसी लेवल को कंट्रोल कर लेता है। हार्मोनल चेंज ऐसे सभी का नहीं होता, बहुत सारे ज्यादातर हार्मोनल चेंज के ऊपर इंटेलिजेंसी कंट्रोल करता है। तो अगर इस एज में हार्मोनल चेंज हो रहा है तो नॉर्मली ये 7-8 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो एनसीईआरटी के बुक में भी क्लास 8 से दिया हुआ है, मतलब नॉट टू अर्ली नॉट टू लेट। अगर कुछ का कहना है कि 7-8 से होना चाहिए, सही है, लेकिन कुछ का कहना है 11-12 से होना चाहिए। तो 11-12 में टू लेट हो जाएगा, क्योंकि एडोलेसेंट पीरियड अभी इंडिया में जो करेंटली है वो थोड़ा अर्ली मैच्योरिटी होना स्टार्ट हो गया है, हार्मोनल चेंजेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में जब अर्ली मैच्योरिटी होगा तो हार्मोनल चेंजेज होगा तो बच्चे उसके कंट्रोल में आ जाएगा। हार्मोनल चेंज जब हो रहा है तो बहुत सारी चेंजेज हो रहा है, जैसे कि जो लड़का है उसमें बियर्ड्स का स्टार्ट हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, लड़कियों में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये सब का स्टार्ट होने से कई सारा चेंजिंग आता है। फॉर एग्जाम्पल्स जो पिंपल्स वगैरह का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है लड़कों में भी लड़कियों में भी। तो यहाँ पर इमोशनल लगता है पता नहीं कौन सा बीमारी हो गया है, इधर उधर एक्सप्लोर कर लेते हैं, मेंटल इनस्टेबिलिटी बहुत ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, चेंजेज होना स्टार्ट हो जाता है तो बच्चों को ये लगता है पता नहीं ये क्या चीज हो गया। तो इस समय पे अगर नहीं बताया जाए, अगर ये सेक्स एजुकेशन नहीं दिया जाए तो बच्चे बहक जाता है, गलत रास्ते पे चला जाता है, गलत लोगों के सोच में चला जाता है और कुछ और खोजने लग जाता है। तो अगर ये टैबू जो है आपस में डिस्कशन नहीं करने का, बताने का नहीं, तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है। जिस समय मैं पढ़ रहा था मेरे टाइम में ये क्लास 9 में था, मेरे टाइम में ये क्लास 9 में था, अभी के टाइम में ये क्लास 8 में जोड़ दिया गया है। क्लास 8 के सिलेबस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक अगर देखोगे तो क्लास 8 में ही दिया हुआ है। लेकिन हमारे स्कूल्स में भी पहला नंबर तो घर में भी इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता, और इवन अगर स्कूल वगैरह में भी अगर होता है तो टीचर इंग्लिश में बोल के या तो ये बोल देता है कि तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है तुम लोग पढ़ लेना, और इसी का परिणाम होता है जो यहाँ पर भटकने वाली बात, भड़कने वाली बात और बिगड़ने वाली बात होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू RCH प्रोग्राम्स देयर मस्ट बी अ सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड STD बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके बारे में हम लोग आगे चल के बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ये कई सारा होता है। फॉर एग्जांपल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में एड्स भी आता है। तो ये सारा है, अगर इसके सिर्फ भटकना या भड़कना या बिगड़ना नहीं है, अगर इसमें सिर्फ यही चीज नहीं, कई सारा यहाँ पर रिस्क है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, तो बहुत सारा डिजीजेज भी फैल सकता है इस समय में जाके। अगर नॉलेज ऑफ बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड प्रेगनेंसी इसी प्रोग्राम के अंदर में आता है, मतलब कौन कौन सा रास्ता है, कौन कौन सा तरीका है बर्थ कंट्रोल करने की, प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एबज एंड रिलेटेड क्राइम्स, मतलब सेक्स एबज और रिलेटेड क्राइम्स, जब तक कि हम किसी क्राइम के बारे में नहीं जानेंगे क्या होता है ये क्राइम, जब तक कि हम नहीं जानेंगे ये सेक्स एबज होता क्या है, तब तक हम लोग उससे बचेंगे कैसे। तो ओवरऑल यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब चीज के बारे में जानकारी चाहिए, और ये जानकारी कैसे होगा, स्कूल से होगा जहाँ पर कि टीचर को जरूरी है कि ये पढ़ाना, घर में होगा जहाँ पर कि गार्जियन लोग इसके साथ डिस्कशन करे, बच्चों के साथ बताए कि ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हुआ करता है, तो जाके इसमें थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। और इस प्रोग्राम का वही स्ट्रेटजी है और वही मेन रूप से एम है, लेकिन आज तक इसके ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ। और मेरी गारंटी है कि तुम लोगों के क्लास में भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया गया होगा, या
सुपरफिशियली पढ़ा के निकल गया होगा, डिटेल में नहीं बताया होगा। लेकिन जरूरी नहीं है अगर मेरे जैसा टीचर होगा वहाँ पे जो कि सब कुछ खुल के बताने वाला, क्योंकि अगर बुक, मेरा मान्यता है कि अगर बुक में दिया हुआ है मतलब बताना जरूरी है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और बुक में दिया हुआ है मतलब बच्चों को जानना जरूरी है, क्योंकि जो बुक लिखा है एनसीईआरटी का वो हम लोग से बहुत ही ज़्यादा जानता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है उनके पास। तो अगर बुक में दिया हुआ है मतलब जानना जरूरी है। तो तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग के किसके किसके क्लास में, मतलब किसके किसके स्कूल में इस चैप्टर को जितना बुक में दिया हुआ था उतना पढ़ाया गया। हाथ खड़ा करो तो जल्दी से। शर्माने की बात नहीं है, अगर अब जाके शर्माए तो फिर डॉक्टर कैसे बनोगे। अब शर्माने की बात नहीं है, जिस समय नहीं समझते थे बात अलग है, लेकिन अब तो समझते हो ना। और अब तो तुम्हारा टीचर मैं त्रिभुवन कुमार भारती है। सो यू कैन से क्लियरली, जैसे कि मैं ओपनली बोल रहा हूं, आप लोगों को भी बताना है कि किसके किसके स्कूल में बताया गया था सेक्स एजुकेशन। अगर चैप्टर में था तो बताया गया था। हाथ खड़ा करो तो जल्दी से, रेज योर हैंड। बच्चों बता दो जल्दी से। कोई नहीं है? जिसके स्कूल में बताया गया था उसको हाथ खड़ा करना है, जिसके स्कूल में नहीं बताया गया था नो नीड। ओके, इतने सारे बच्चों में से किसी के भी स्कूल में ये चीज नहीं बताया गया था। ओके, ऐसा ही होता है, मेरे स्कूल में भी नहीं बताया गया था, मुझे तो 9 में भी नहीं बताया गया था। इवन 12th में जब मैं पढ़ा करता था, तुम लोग के क्लास में जब मैं गया था, ऐसे मैं पढ़ लिया था, ऐसी बात नहीं है। तो जब मैं तुम लोग के क्लास में गया था तो उस समय भी नहीं बताया गया था इन डिटेल्स। जब मैं मास्टर ग्रेजुएशन में गया, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, तो मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ा, वहाँ पर ज़्यादा डिटेल में बताया गया था। 12th में भी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया था, बस इंग्लिश में टीचर्स बोल के निकल गए थे, बोले थे बुक में दिया हुआ है पढ़ लेना। तो भैया जब बुक में दिया हुआ है तो बुक में तो सारा चीज़ दिया हुआ है, तो फिर हम आपके पास क्यों आए हैं? अगर बुक से ही पढ़ना होता तो आपके पास थोड़ी आते, किस लिए आते स्कूल में, किस लिए आते कॉलेज में? हम अपने से नहीं पढ़ लेते। बुक में तो जितना टीचर बता रहे हैं, मान लो मैं यहाँ पर जितना चीज़ बता रहा हूँ उससे कई गुना ज़्यादा बुक्स में दिया हुआ है। अगर पढ़ना स्टार्ट करो तो 2-4 साल तक खत्म नहीं होगा, इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो फिर टीचर के पास आने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि टीचर उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। राइट, ओके, लेट अस मूव। प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फिटिसाइड्स, प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फिटिसाइड दैट इज स्टेटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। और इसी प्रोग्राम के अंदर में एक ये चीज डाला गया कि कई उस समय और अभी भी होता है क्या कि अगर प्रेगनेंसी में फीमेल है, अगर लड़की होने वाली है, तो उसको जन्म के पहले अबॉर्शन करके मार दिया जाता था। अभी भी बहुत जगह मारा जाता है। अभी भी हमारे सोसाइटी का यही सोच है कि लड़का अगर होगा तो शांति मिलेगी। पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारा, पुत्र प्रधान देश है। तो लेकिन इसी के चक्कर में, पुत्र प्राप्ति के चक्कर में लड़कियों को मार देता है जन्म के पहले। तो उसमें क्या होता है, एक तो अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन उससे भी पहले पता चल जाता है, एक प्रोसेस है, उसे एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। तो जिस समय तुम लोगों को प्रेगनेंसी वगैरह के बारे में बता रहे थे, उस समय हम डिटेल में बताए थे कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। तो एमनियोसेंटेसिस करके ये पता चल जाता है कि जो फीटस है वो आइदर मेल है या फीमेल है, और अगर फीमेल है तो उसे मार दिया जाता। तो इसीलिए उसके ऊपर स्टैट्यूटरी बैन, इलीगल उसको घोषित कर दिया गया और बैन है हमारे कंट्री में। दिस इज द वे। ओके, रिसर्च ऑन रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज, और रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स इसके जो रिलेटेड है कि किस किस तरीके से, मतलब प्रिवेंशन एंड इससे रिलेटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्स एजुकेशन, ये सब में जैसे कि कॉन्डोम्स हो गया, डायफ्राम्स हो गया, कई सारा चीज़ है। पिल्स है, गर्भनिरोधक गोलियां, पिल्स जो होता है, इससे भी प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड लास्टली कॉपर टी। इसके अलावा ये यहाँ पर जितना भी चीज़ देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल्स ये मेल के द्वारा यूज किया जाता है, ये मेल और फीमेल दोनों के द्वारा यूज किया जाता है। ये तो होना नहीं चाहिए, आज कुछ दूसरा ही प्रॉब्लम आ रहा है हमारे सिस्टम के साथ में। ओके,
तो वो पॉपुलर नहीं हुआ और वो चला नहीं, उसमें कई सारी खामियां थी, ड्रॉबैक्स था, जिसके कारण कि मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं चला और फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अभी भी चलता है। ये सारी चीज के बारे में हम लोग इन डिटेल देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेटजीज क्या क्या है इसको कंट्रोल करने की, मतलब किस किस मेथड से। नंबर 1, with the help of audio visual aids and the print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness। मतलब ऑडियो विजुअल एड्स को यूज करके, प्रिंट मीडिया जैसे कि सौरभ देवनाथ इसी चीज को टीवी पे देखे थे, बहुत लोग न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे, बुक में भी देखे होंगे, टेलीविजन पे दीवालों पे लगा हुआ रहता था या टेलीविजन वगैरह पे देता था। तो ऑडियो विजुअल एड से हो या प्रिंट मीडिया से हो, साथ ही साथ कई प्रकार के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसी इसके ऊपर भिड़ा हुआ है अवेयरनेस फैलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हो पाया है ये टैबू। तो खत्म होने के लिए यहाँ पर जो मेजर रोल प्ले किया जाता है, जो कि इसको कंट्रोल कर सकता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रिप्रोडक्टिव हेल्दी बना सकता है इंडिया में, उसका कौन कौन है? पेरेंट्स कर सकता है। यहाँ पर मेन रूप से बच्चा जो कोई भी चीज सीखता है फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द होम, अपने घर से सीखता है। तो यहाँ पर गार्जियन लोग को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ खुल के बात करें, क्योंकि अब टाइम आ गया है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं ये सिस्टम आने वाला है। क्योंकि अगर अभी नहीं डिस्कशन किए, अगर अपने बच्चों के साथ अभी नहीं बात किए तो मामला बिगड़ जाएगा और उस समय बात करने से कुछ नहीं होने वाला है, उस समय तो हाथ से सब कुछ जा चुका रहेगा। सो इट इज मस्ट फॉर द पेरेंट्स टू टॉक विद देयर वर्ड्स। उसके बाद है क्लोज रिलेटिव्स, जो अपने रिलेटिव्स वगैरह होते हैं उनको भी बातें करना होगा, इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए होगा, जानकारी देना होगा। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे बिगड़ते हैं या और जो कुछ गलत मेथड को अप्लाई करते हैं, वो ओनली बिकॉज ऑफ द हिडन कल्चर, हमारा कल्चर में जो छुपाया जाता है, अपने रिलेटिव के सामने इसके बात करने से हेजिटेशन से, हमारे पेरेंट्स लोग के सामने बात करने से हेजिटेशन से प्रॉब्लम है, ये उसका बहुत बड़ा फैक्टर्स है। अब वो समय खत्म हुआ, अब आना पड़ेगा, साथ में सभी को बातें करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक होगा। टीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया हुआ है, तुम्हें पता है, जो अभी कुछ देर पहले भी बोले थे कि बुक में दिया हुआ है, लेकिन टीचर्स डिस्कस नहीं करते। मेरे भी स्कूल में नहीं बताया गया था, तुम लोग के स्कूल में भी नहीं बताया गया, क्योंकि अगर बताया जाता तो तुम लोग हाथ खड़ा करते। किसी में नहीं बताया जाता, हमारा सिस्टम ऐसा बन गया, हमारा कल्चर, हमारी सोच वैसी हो गई। अब वैसा सोच रखने से नहीं होगा, नहीं तो ये 1951 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था और आज तक ये प्रोग्राम सक्सेस नहीं कर पाया, और हम लोग दुनिया में नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री होने वाले हैं। एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने वाला है यहाँ पे। और अगर कोई बाद में कोई टीचर्स देख रहे हैं इस क्लास को, या तुम लोग में से अगर कोई टीचर्स बन जाते हो, तो ये ध्यान देना है, कोशिश करना है कि कंट्रोल करके क्लास में, क्योंकि नॉर्मली जब इसके ऊपर जब ये टॉपिक भी स्टार्ट होता है तो बच्चे भी हंसने लगते हैं, उपहास उड़ाते हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो ये सारे चीज़ को कंट्रोल करके पोलाइटली अच्छे तरीके से क्लासेस में डिस्कस करना, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स। तब जाके, क्योंकि अब हेजिटेशन करने से नहीं होगा, अब ये बोल देने से कि बुक में दिया हुआ है पढ़ लेना नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, और ये पढ़ाई लिखाई किस काम का जब हमारे लाइफ में काम ना आए। तो ऐसी पढ़ाई लिखाई किसी काम का नहीं जब हमारे लाइफ में काम ना आए। इसीलिए टीचिंग शुड बी यूज्ड फॉर द लाइफ, फॉर द मेकिंग ऑफ द लाइफ, बट नॉट फॉर द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द लाइफ। एंड उससे भी ज़्यादा जरूरी फ्रेंड्स, तो दोस्त वैसे लोगों को बनाना चाहिए जो जानकार हो, जो बिगाड़ने वाला हो, जो खुद जानकार ना हो। ऐसे लोगों को दोस्ती रखने से उतना कुछ फायदा नहीं है, वो हमारे लिए हानिकारक ही होता है। तुम लोग भी देखते होगे, अगर तुम्हारी मर्जी होती है कि थोड़ा पढ़ लेते हैं भैया, तो दूसरा क्या, पढ़ लिख के क्या होगा, कल पढ़ना ना, कल पूरा दिन टाइम है, कल पढ़ लेना, और इसी कर से पढ़ाई भी रुकवा दिया जाता है। तो ऐसे नहीं, जो थोड़ा जानकार दोस्त हो वैसा दोस्त रखना चाहिए। Now, introduction of sex education in school should be encouraged। स्कूल में सेक्स एजुकेशन को एंट्री देना इनकरेज करना पड़ेगा।
प्रॉपर इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड अबाउट, मतलब सही इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा किसके प्रति, नंबर 1 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डिटेल और प्रॉपर नॉलेज देना होगा। एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, जैसे बताया कि एडोलेसेंट पीरियड जब आता है तो कई प्रकार का चेंजिंग क्रिएट होता है, कई प्रकार का चेंजेज आता है अपने में। लड़कों में बियर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर देख रहे हो मेरा फुला हुआ है, दिख रहा है, ये आदम सेपल, तुम लोग अपना अपना देख लो, जो लड़का हो इसे आदम सेपल कहते हैं, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। तो ये चेंजिंग होता है जिसके कारण कि लड़के का आवाज भारी होता है और भी कई प्रकार का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होता है। तो ये लड़कियों में आवाज सुरीली ही रह जाती है, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने का सिचुएशंस आता है, तो उस समय में काफी इम्बैलेंसेस होता है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि अपनी लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन के बारे में या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में किसी पड़ोसी से पता चले, ये पेरेंट्स से ही पता चलना चाहिए, घर के लोगों से ही पता चलना चाहिए, रिलेटिव से ही पता चलना चाहिए, तब जाके इससे जो दूसरे ढंग का जो कुछ और चीज हो जाता है उससे बचा जा सके। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, और सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो होता है वो सेक्स हाइजेनिक होना चाहिए और सेफ होना चाहिए। एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि सिंपली सिर्फ बोलने से कि ये नहीं करना है, ऐसे नहीं होना है, नहीं होने वाला, ये बच्चों को जानकारी होना पड़ेगा कि इससे और भी बहुत कुछ फैलता है। फॉर एग्जांपल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें बहुत सारा है, HIV है, मतलब एड्स हो गया, तुम लोग का हेपेटाइटिस बी हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, और भी बहुत प्रकार का ऐसे डिजीजेज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। हम लोग आगे कंसेक्यूटिव क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल ये सारा जानकारी होना चाहिए सभी जगह, क्लास में भी होना चाहिए, स्कूल्स में भी होना चाहिए, घर में भी होना चाहिए, मतलब जहां पर जरूरत हो वहां पर होना चाहिए। People, especially fertile couples and those in marriageable age group should be educated, मतलब इसके प्रति खास करके कपल्स अगर शादीशुदा है या तो मैरिजेबल एज ग्रुप में आ जाए, मतलब शादी के एज में आ जाए, तो उसको इस बातों का जानकारी होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। जैसे तुम लोग अभी मैरिजेबल एज में नहीं पहुंचे हो, अभी डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद इस एज में जाने वाले हो, जाओगे डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद ये सब चीज सोचना। ओके, तो यहाँ पर क्या बताना है, मैरिजेबल अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब बर्थ कंट्रोल का कौन कौन सा मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लास्ट पेज पे भी हम लोग पढ़े हैं। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, जो मदर्स प्रेग्नेंट है, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी किस प्रकार से उसका केयर होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, जन्म के बाद जब बच्चे का जन्म हो गया तो उसके बाद बच्चा और जच्चा का किस तरीके से केयर होना चाहिए, किस तरीके से उसका देखभाल होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। मतलब माँ और बच्चा दोनों का, उसे ही बच्चा एंड जच्चा कहते हैं। तो ये सारा चीज के एजुकेशन होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आगे क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये ब्रेस्ट फीडिंग का इंपोर्टेंस क्या है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो तुम लोगों को लास्ट क्लास में पोस्टनेटल चेंजेस के बारे में जब पढ़ रहे थे तो डिटेल में पढ़ रहे थे कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इंपोर्टेंस रखता है। अगले 6 महीने तक, जन्म से 6 महीने तक ब्रेस्ट मिल्क के अलावा बच्चे को एक थोड़ा सा पानी भी नहीं देना है, हनी भी नहीं देना है, शुगर भी नहीं देना है, कोई भी चीज नहीं देना है ब्रेस्ट मिल्क के अलावा। अगर नहीं बन रहा है तो दूसरा केस है, लेकिन अगर वहां पर नहीं बन रहा तो कुछ करना है, बट सजेशन मस्ट बी विद द डॉक्टर्स। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, हर चीज में मेल और फीमेल चाइल्ड को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, तब जाके इस पे कंट्रोल होगा। जैसे कि बताया कि फीमेल फीटिसाइड ये हो रहा है, तो ये फीमेल फीटिसाइड क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर इक्वल वेटेज नहीं है मेल और फीमेल को हमारे सोसाइटी में। तो हमारे सोसाइटी में भी कई चेंजेस की जरूरत है, और ऐसे अभी बहुत लेवल तक चेंजेस हो गया है, अब लगभग बराबरी का अधिकार मिलता है। लेकिन कुछ दिनों पहले तक इवन अभी भी बहुत सारे हमारे कम्युनिटी जैसा है, हमारी सोसाइटी ऐसा है जहाँ पर कि इक्वल वैल्यू नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, तुम लोगों में से जो अभी कुछ लड़कियाँ हो क्लास में, तुम लोग फील करना, अगर जरूरी नहीं है लेकिन जो पुराने लोग हैं उनके मुंह से तुम लोग जरूर सुने होंगे, मैं अपने से ही देखा हूँ ऐसा बात बोलते हुए, तो तुम लोग जरूर सुने होंगे, लड़की है ज्यादा पढ़ लिख के क्या करोगे,
ऐसा सुनने के लिए मिला होगा। तो ऐसा कोई है जिसको कि ये बात सुनने के लिए मिला है या इसी डिजाइन का सुनने के लिए मिला है? अगर ऐसा बात सुनने के लिए मिला है तो हाथ खड़ा करो तो जल्दी से, जिसको ये बातें, लड़की हो ज्यादा पढ़ लिख के क्या करोगे, हाथ खड़ा करो फास्ट। अरे शर्माने की बात नहीं है भाई, नहीं है कोई ऐसा जिसको ये बात सुनने के लिए मिला? जल्दी जल्दी हाथ खड़ा कर देना है या थम्स अप कर देना है, बस हम जान जाएंगे। ये हमारे सोसाइटी का, हमारे कल्चर का मिस्टेक्स है जिसे कि हमें दूर करना पड़ेगा जब हम लोग आगे आएंगे। तो लगता है कि अभी कोई लड़की है ही नहीं। अच्छा, लड़का लोग भी ऐसा सुना होगा। तो बाय द वे, तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, पुराने लोगों की सोच वैसी थी, लेकिन अभी क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द मेल एंड फीमेल चाइल्ड बोथ। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। अब अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भी बताना है कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पता है आगे चल के जब हम लोग इवोल्यूशन पढ़ने लग जाएंगे तो वहां पर बताएंगे माल्थस थ्योरी के बारे में। अकॉर्डिंग टू द माल्थस थ्योरी, जब जब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा, जब जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा, कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा, कैरिंग कैपेसिटी हम लोग उस कैपेसिटी को कहते हैं जो कि हमारा मदर अर्थ हमें सस्टेन कर सकता है, हमारे लिए सही ढंग से खाना पीना भी और रहने का जगह मिल सकता है, उसे कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। जब हमारा कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो नेचर किसी न किसी फॉर्म में बैलेंस बनाएगा। और अभी उसका करंट एग्जाम्पल है जो कि अभी चल रहा है, कोरोना। कोरोना एक उसी प्रकार का महामारी है। ये पैंडेमिक सिचुएशन से, पैंडेमिक को महामारी कहते हैं, जहां पर कि कुछ लोग मरता है मारी हल्का फल्का, लेकिन यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग मर रहा है। सो महामारी, ऐसे ही अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गया, ड्रॉट हो गया, कोरोना जैसा पैंडेमिक डिजीजेज हो गया, ये सारा मेथड को यूज करके नेचर अपने आप में बैलेंस करती है। सो दिस इज द रूल ऑफ द नेचर कि जब जब कोई चीज, कोई असामाजिक तत्व, कोई जो कि नेचर के एगेंस्ट में करने का कोशिश करता है, किसी न किसी प्रकार से नेचर अपना रुद्र रूप में आती है और मदर नेचर अपने आप को बैलेंस करती है। तो अभी कोरोना उन्हीं में से एक है। सोशल एविल्स लाइक सेक्स एबज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, इस चीज की भी जानकारी देना पड़ेगा, नॉलेज देना पड़ेगा कि ये सेक्स एबज क्या होता है और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स क्या होता है। नॉर्मली इंडिया में या इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में ऐसा देखा गया है कि ये जो रेप, मर्डर, ये सारा चीज जो होता है, रेप या रेप विथ मर्डर्स, ये सारा चीज क्लोज रिलेटिव के द्वारा होता है, ज़्यादा मतलब जान पहचान के द्वारा ही होता है या उसी के थ्रू होता है। तो ऐसा इसलिए भी है, मतलब ऐसा रेशियो देखा गया, कई सारा रिसर्च पेपर, रिसर्च के द्वारा पता चला है ऐसा कि इसका रेशियो ज़्यादा है, अनजान लोगों के द्वारा कम होता है। तो इसका कारण ये हमारे सिस्टम का, हमारे कल्चर में जो ये इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया जाता इसके बारे में। तो अगर सेक्स एजुकेशन दिया जाएगा तो उस सेक्स एजुकेशन में सेक्स एबज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के बारे में भी नॉलेज दिया जाना होगा, जो कि इस चीज़ से बचाएगा और प्रोटेक्ट करेगा, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में रहने की कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा और ये सभी चीज़ को कंट्रोल किया जा सकेगा। ओके, अब है मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर शुड बी प्रोवाइडेड इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितने भी हैं उसमें तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में मेडिकल केयर शुड बी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेडिकल केयर शुड बी प्रोवाइडेड। मतलब ऐसे सिचुएशंस में मेडिकल असिस्टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, मेडिकल कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब जैसे कि प्रेगनेंसी का केस आया, हमारे समाज में कई जगह ऐसा भी है, खास करके रूरल एरिया में, जहाँ पर कि डॉक्टर्स को विजिट नहीं किया जाता, सब कुछ घर पे ही हो जाता है। तो यहाँ पर कई सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, कई सारा प्रॉब्लम्स होता है। तो वहाँ पर तो डॉक्टर्स के पास तो विजिट करना ही चाहिए, तभी जाके जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारा सॉल्व हो जाएगा। फिर डिलीवरी रिलेटेड
प्रॉब्लम्स, डिलीवरी रिलेटेड नॉलेज होना होगा डॉक्टर से कंसल्टेंसी के साथ में, तो यहाँ से होगा सॉल्व। एसटीडीज के बारे में, एबॉर्शंस के बारे में, कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के बारे में एंड इनफर्टिलिटी के बारे में। यहाँ पर घरेलू नुस्खा को यूज नहीं करना है, कोई भी चीज़ यहाँ पर घरेलू नुस्खा अगर ये ऑलरेडी प्रैक्टिशनर्स के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में अगर डिस्कस किया जाता है तो घरेलू नुस्खे का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, तभी जाके, या डॉक्टर्स का हेल्प होना चाहिए, तब जाके ऐसी प्रॉब्लम से दूर हो सकेंगे। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर किसी भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अलग अलग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रोग्राम्स को सक्सेस बनाने के लिए, तो ये जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बोले तो हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये सब का फैसिलिटी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होना पड़ेगा बोले तो वहाँ पर एएनएम, नर्सेस, डॉक्टर्स की बहाली होना होगा। मटेरियल सपोर्ट होना होगा। मटेरियल सपोर्ट बोले तो फॉर एग्जांपल्स कॉन्डोम्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और भी अलग अलग प्रकार का जो मेथड्स है वो सब होना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द इंडिकेटर्स ऑफ इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। अब किसी भी सोसाइटी का रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंप्रूव हो गया, उसका क्या इंडिकेटर्स है, कैसे पता चलेगा कि उसका होगी इंप्रूव्ड हो गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नंबर 1, बेटर अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर्स। जब सोसाइटी में हम लोग बातें करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का घबराहट नहीं होने का, इमोशनल इम्बैलेंस नहीं होने का, बिहेवियरल चेंज नहीं होने का। अगर अच्छे तरीके से सोसाइटी में डिस्कशन किया जा सकता है, आपस में बातें किया जा सकता है, सभी लोगों को ये सभी चीज के बारे में अच्छे से जानकारी है, मतलब बेटर अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर्स, तो कहा जाएगा कि ये सोसाइटी सेक्सुअली रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। अगर इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज हो रहा है, मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी बोले तो हॉस्पिटल में या नर्सेस के द्वारा ही अगर डिलीवरी हो रहा है ज़्यादा नंबर, तो वहाँ की सोसाइटी इम्प्रूव्ड हो गई है। बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। अगर वहाँ पर बेटर मेडिकल केयर है या पोस्टनेटल केयर फैसिलिटी बढ़िया है, जिसका परिणाम है कि मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स कम है, मतलब जन्म के बाद माँ और बच्चे का डेथ कम हो रहा है, तो मतलब है कि वहाँ पर रिप्रोडक्टिवली सोसाइटी हेल्दी है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विथ स्मॉल फैमिली। अगर ज़्यादा फैमिली के पास कम बच्चे हैं, ज़्यादा कपल्स के पास कम बच्चे हैं, तो मतलब है कि वहाँ का सोसाइटी हेल्दी है। क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चा होगा तो अपने बच्चों के ऊपर सही ढंग से केयर नहीं कर सकेगा, सही ढंग से देखरेख नहीं कर सकेगा, तो यहाँ पर ये एक ड्रॉबैक्स है। तो वहाँ पर अगर जितना छोटा फैमिली उतना सुखी फैमिली, ये भी तुम लोग स्लोगन सुने होंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। तो बेटर डिटेंशन एंड क्योर ऑफ एसटीडी। बेटर डिटेक्शन मतलब है कि जहाँ पर एसटीडी और डिटेक्शन आसानी से और अच्छे तरीके से हो रहा है। ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटी फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और ओवरऑल कहें तो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम जितना भी है उसके लिए बेटर फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उसे हम लोग बोलेंगे सोसाइटी डेवलप्ड है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तुम्हें पता है कि अभी हमारे कंट्री का पॉपुलेशन कुछ इस डिजाइन का हो गया है, ये लगातार बढ़ते जा रहा है। जबकि हमारे यहाँ 1951 से ही फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम चल रहा है, उसके बावजूद भी हमारे सोसाइटी का ये हाल है। इसे कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि 1 बिलियन को क्रॉस कर चुका था मई 2000 में। अभी तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है पॉपुलेशन, और दिन दुगना रात चौगुना के रफ्तार से बढ़ते जा रहा है। तो बताए कि क्या होगा अगर ऐसा ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने लग जाएगा, तो खाने के लिए नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा, और मदर नेचर बैलेंस करने के लिए कई सारा कोरोना को लाएगा या कोरोना जैसे डिजीजेज को लाएगा, जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर देगा। सो बेटर है कि मदर नेचर ऐसा काम बार बार करे, हम लोग खुद कंट्रोल कर लें। ठीक है, तो ये है हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बातें।
अब तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा इंडिया का, पूरे दुनिया मतलब इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन हो चुका है कि अगर पूरा दुनिया का 6 पॉपुलेशन मतलब 6 पीपुल इंडिविजुअल की बात करें तो 6 में से एक जो है वो इंडियन है, मतलब प्रत्येक छठा आदमी एक इंडियन है। और ये काफ़ी स्पीड से लगभग 17% के रेट से यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तो ये एक खतरे की घंटी है, अगर इसी रेट से बढ़ा तो बहुत कुछ खतरा होने वाला है। बहुत जल्दी ऐसा दिन आएगा, क्योंकि इतना सारा जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो लोगों को खाने के लिए नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। गगनचुंबी स्तंभ बन रहा है, गगनचुंबी मतलब 100 फ्लोर का बिल्डिंग बन रहा है, क्योंकि जगह नहीं है, धरती नहीं है खाली जहाँ पर कि घर बनाया जा सके। इतने सारे लोगों को असिस्ट करने के लिए, इतने सारे लोगों को एकोमोडेट करने के लिए, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़ों की कमी हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि कंट्रोल कर लें। तो इसके कंट्रोल करने के लिए कई सारा है। सो अब इसका क्या है रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? ये जो पॉपुलेशन इतना जो बढ़ते जा रहा है, एक्सप्लोजन का कारण क्या हो रहा है? रैपिड डिक्लाइन इन, मतलब बहुत स्पीड में डेथ रेट घट रहा है, मरने का संख्या घट रहा है बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR भी घट रहा है। ये सारा चीज के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब इवोल्यूशन एंड पॉपुलेशन मतलब इकोलॉजी में जब पढ़ेंगे तो ये सारा चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जन्म पहले के समय में जन्म के साथ ही या कुछ दिन होते होते बच्चों का डेथ हो जाया करता था, अब कम मरता है, तो वो भी एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपुल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, अभी क्या है रिप्रोड्यूसिबल एज में, क्योंकि सेक्सुअल मैच्योरिटी बहुत पहले हो जाता है बच्चों की, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी पहले हो जाता है मतलब बहुत पहले रिप्रोड्यूसिबल एज में पहुंच जाता है। पहले क्या था, पॉपुलेशन एज में पहुंचे, रिप्रोड्यूसिबल एज में पहुंचने के पहले टपक लेता था, लोग मर जाता था। अब नहीं मरता है, ज़्यादातर लोग रिप्रोड्यूसिबल एज में भी पहुंचता है, शादियां भी होता है और धूम धड़ाके से बच्चे भी पैदा होता है। तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। तो अब सवाल आता है कि इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोका कैसे जा सकता है। स्टूडेंट्स 5 मिनट और चलेगा, थोड़ा कंट्रोल करो, ठीक है। क्लास 10 मिनट लेट से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए 15 मिनट लेट तक चलेगा, ऐसे टाइम हो गया है, लेकिन थोड़ा सा और बचा हुआ है, पेशेंस रखो, ठीक है। टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करके पॉपुलेशन ग्रोथ को रोका जा सकता है। मतलब लोगों को मोटिवेट करना होगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करो, बच्चे कम पैदा करो, तब जाके सुखी फैमिली हो पाएगा। हम दो हमारे दो, और अभी तो बहुत सारे ऐसा भी हो गया, हम दो हमारे एक का सिस्टम आ गया, बस एक, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए। You might have seen advertisements in the media as well as posters, bills, etc. showing a happy couple with 2 children with a slogan हम दो हमारे दो, we two our two। ये बहुत देखे होंगे तुम लोग, ये जो देख रहे हो वही है, हम दो हमारे दो वाला स्लोगन्स। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सभी कई जगह तुम लोग खास करके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वगैरह पे ऐसा लगा हुआ देखे होंगे। तो ये क्या है, फॉर द अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि लोग अवेयर हो सके और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया सके। रेजिंग मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल्स टू 18 ईयर्स एंड डेट ऑफ द मेल्स टू 21 ईयर्स। एक्चुअली ये क्या कि जो शादी का समय है, लड़कियों का 18 साल और लड़कों का 21 साल एज कॉन्स्टिट्यूशनली कानून में ये बना दिया गया, लेकिन ये फॉलो बहुत कम जगह पे होता है। इसके पहले भी शादियां हो जाया करता है, तो उसको बढ़ा के उतना ही करना पड़ेगा। किसी भी कंडीशन में 18 साल से नीचे लड़कियों का नहीं होगा और लड़कों का 21 साल से नीचे नहीं होगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। इवन इससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। मतलब अगर शादी का एज बढ़ाया जाएगा तो बच्चे कम पैदा होंगे। इंसेंटिव गिवन टू कपल्स विथ स्मॉल फैमिली, जो स्मॉल फैमिली होगा उसे इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, तभी जाके इसकी बढ़ोतरी होगी और पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल होगा। यहाँ पर दिया हुआ स्टॉप चाइल्ड मैरिजेज, ये पोस्टर बच्चे एडवर्टीजमेंट्स कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, जो देख रहे हो यहाँ पे। सही उम्र में शादी सोच कर बचें, जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ। ये कुछ स्लोगन्स है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एडवर्टीजमेंट्स किया जाता है अलग अलग मेथड से। नाउ कमिंग टू द कॉन्ट्रासेप्शंस, किस किस मेथड से कंट्रोल किया जा सकता है। अ मेथड और सिस्टम विच अलाउ सेक्सुअल इंटरकोर्स बट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी, दैट इज नोन एज द कॉन्ट्रासेप्शन। सेक्सुअल इंटरकोर्स तो होता है बट प्रेगनेंसी को रोक सकता है, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। इसका अलग अलग मेथड होता है।
कुछ मेथड होता है टेम्पररी, जो कुछ होता है लाइफ लॉन्ग। अब यहाँ पर ये समझने की बात है कौन है लॉन्ग टर्म, कुछ है कौन सा है टेम्पररी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव एंड परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज होता है। तो इसमें क्या क्या है, फीचर्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है उसका क्या फीचर होगा, तो इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, मतलब आसानी होगा इसको यूज करना, और इजीली अवेलेबल, आसानी से अवेलेबल हो जाए, मतलब आसानी से मिल जाए, तब जाके ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो सकता है एप्लीकेबल। और साथ ही साथ वो इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, मतलब कि जिसमें बच्चा नहीं चाहिए उसमें यूज किए, जब बच्चा चाहिए उसको हटा दिए, बच्चा स्टार्ट। तो इस तरीके से रिवर्सिबिलिटी उसमें होना पड़ेगा। नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, उसका लगभग नहीं के बराबर या तो मिनिमम से मिनिमम साइड इफेक्ट होना होगा। जैसे कि तुम लोगों को हम बताए थे कि अलग अलग प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करने से जो ट्यूबेक्टोमी, तुम लोग को बताए थे ना, ट्यूबल प्रेगनेंसी, याद है, भूल गए? ट्यूबल प्रेगनेंसी के बारे में बताए थे। ये ट्यूबल प्रेगनेंसी वही है, ये साइड इफेक्ट है। ये साइड इफेक्ट के कारण कई बार ऐसा होता है, तो इस सब से बचना होगा। कोई भी चीज यूज करने के पहले डॉक्टर से कांटेक्ट कंसल्ट करना होगा। तो इसीलिए उसका साइड इफेक्ट मिनिमम या नहीं होना चाहिए। शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द टिप। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि सेक्सुअल ड्राइव को ही खत्म कर दे, डिजायर, चाहत ही, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की इच्छा ही खत्म कर दे। मतलब बोले तो महिलाओं को नपुंसक पूरी तरीके से बिना निकम्मा बना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सेक्सुअल डिजायर होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग को बताए थे ना, ये फैमिली के लिए जरूरी होता है और नेचर ने इसीलिए इसको डेवलप किया है और ऐसा सिस्टम बनाया है, पार्टिकुलरली इन ह्यूमन बीइंग्स। तो फैमिली को जोड़ के रखने के लिए, और भी इसका कई सारा कारण, जब ये चैप्टर चल रहा था तो वहाँ पर हम लोग इसे डिटेल में पढ़े थे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर परमानेंट मेथड और स्टेलाइजेशन टेक्निक और टर्मिनेशन मेथड। परमानेंट मेथड में दो प्रकार का परमानेंट मेथड होता है जिससे कि प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। एक होता है वैसेक्टोमी, दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है, मेल स्टेलाइजेशन होता है, और ट्यूबेक्टोमी में फीमेल स्टेलाइजेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पर वैसेक्टोमी को देखते हैं। इट इज ए परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन फॉर मेल, बोथ भाषा डिफरेंस आर लाइगेटेड एंड कट। इस यहाँ पर क्या होता है, चलो इसका वीडियो देख लो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सी यहाँ पर क्या होता है, ये मेल कॉन्ट्रासेप्शन है। यहाँ दोनों साइड के जो जहाँ से स्पर्म ट्रांसफर होता है उस जगह से निकाल के, और यहाँ पर बेहोश जो फीमेल में कॉन्ट्रासेप्शन या स्टेरिलिटी किया जाता है उसमें मेजर ऑपरेशंस होता है, पेट चीर के अंदर से फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। लेकिन मेल के केस में ऐसा नहीं होता, ये बाहर ही और ये कुछ ही देर में सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि सिंपल लोकल एनेस्थेसिया दे के, डॉक्टर्स लोकल एनेस्थेसिया दे के टेस्टिस के जगह से इसको उस जगह से काट के उसे स्टेराइड किया जाता है और उसका एक पोर्शन काट के निकाल लिया जाता है, जिसको कि लैब में भेजा जाता है चेकिंग करने के लिए कि सही ट्यूब निकला था कि नहीं तो। और हाँ, इसमें बस एक प्रिकॉशंस बरतना पड़ता है, ऐसे बताए थे तुम लोगों को, लेकिन इसमें प्रिकॉशंस बरतना पड़ता है कि कुछ दिनों तक, बिकॉज इपिडायडामिस से तो स्पर्म का ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर जो हम लोग का यूरेथ्रा वगैरह है और इपिडायडामिस वगैरह है वहाँ पर स्टोर्ड फॉर्म में रहता है हमारे शरीर के अंदर ही, जो कि कुछ दिन बाद तक इजैकुलेट होते रहता है। इसीलिए यहाँ पर 1 से 2 महीना का गैपिंग रखना होगा। और अगर वहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किए तो अदर मेथड ऑफ सेक्सुअल कंट्रासेप्शन, फॉर एग्जाम्पल कॉन्डोम्स वगैरह का यूज करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो इससे आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करके बाद में भी बता देना अगर कुछ क्वेश्चन है, और अगर कल के क्लास में अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो। और हाँ स्टूडेंट्स, हमारा क्लास संडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे को बंद होता है, सैटरडे को क्लास नहीं होगा। अब अगला क्लास संडे को होगा, तो तुम लोग क्लास में रेडी रहना। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बता देना, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करना, क्योंकि इस कंट्री का फ्यूचर तुम हो और पॉपुलेशन कंट्रोल करने में तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना है, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना है। तो हमारे क्लास को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो जरूर शेयर करो।
तो और शेयर करने में तो बिल्कुल ही कंजूसी नहीं करो। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, मतलब संडे को, इसी के अगले पार्ट के साथ में। ओके बाय।